नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। हमारे संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो विदेशी स्रोत हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, विदेशी संविधान से जो हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और उन देशों के भी नाम जानेंगे जिन देशों से प्रमुख प्रमुख प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और 26 जनवरी 1950 को हमें बना बनाया संविधान प्राप्त होता है, हमारे देश में लागू होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, हमारे संविधान सभा में इसे पारित कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होता है और उस दिन से हमारा देश गणतांत्रिक देश बन जाता है। इसी संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर मान लीजिए आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो फिर भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आसानी से देखने को मिल जाता है। आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मेरी बात समझ में आने के साथ साथ आपको याद भी होते जाएगा। लेकिन एक शर्त है दोस्तों कि आपको हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। निश्चित रूप से आप हम पे विश्वास कीजिए कि आपका यह टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है आज हमारा टॉपिक। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों हमारा संविधान जो बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को बनाने से पहले बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनसे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वाली चीज़ें थी और उसको उठा करके उसमें संशोधन करके हमारे संविधान में हमारे देश के वातावरण के अनुकूल उसको बना करके संविधान में उसे सम्मिलित किया गया, हमारे संविधान में उसे शामिल किया गया और हमारे देश के लिए एक संविधान बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पर मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका लिया हुआ है। नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कि यूएसए भी कहा जाता है और यूएसए से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है उसको हम बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे भी। दोस्तों, प्रस्तावना का प्रावधान हमारे देश के संविधान में जो लिया गया है यह अमेरिका से ही लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। फिर मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मौलिक अधिकार भी हमारे देश में यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार के बाद बात कर लें न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारे देश में जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन और इसका प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद बात करेंगे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? हमारे देश में सबसे ऊपर कोई है तो संविधान है। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और इस संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भारत की जनता से। इस संविधान को शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से और हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर संविधान ही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी हमारे यहाँ पद हैं, बड़े बड़े जो पद हैं, जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं, सभी संविधान के अनुरूप ही अपना आचरण करते हैं। अगर वो ऐसा आचरण नहीं करते हैं तो उसे दोषी करार दिया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है हमारे देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इन्हें विधायिका और कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। मतलब हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। दोस्तों, हमारे देश में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उसके ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग दोस्तों उसे कहते हैं
हैं जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को उनके पद से अपदस्थ किया जाता है। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान भी हमारे देश के संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है। आपने क्या क्या देखा दोस्तों? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। इसके साथ साथ आपने यह भी देख लिया कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में लिया गया है, हमारे संविधान में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। हमारे देश में जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ही ली गई है। और इसके साथ साथ जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वह भी हमारे देश में अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपने अमेरिका के संविधान से ली गई कौन कौन सी चीज़ें देखी? आपने क्या देखी दोस्तों? आपने प्रस्तावना देख लिया, मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। इसके साथ साथ आपने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को देखा। और सबसे लास्ट में आपने देखा वित्तीय आपात। तो ये सारे प्रावधान किसे लिए गए हैं? ये सारे प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन की। दोस्तों ब्रिटेन के नाम से आप परिचित होंगे। हमारा देश ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था। और हमारे देश के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है, किसी भी देश का पड़ा है, तो वो ब्रिटेन का पड़ा है। क्योंकि हमारे देश की शासन की बागडोर बहुत समय तक ब्रिटेन के पास रही है और इसका सीधा सीधा असर हमारे संविधान पर भी देखने को मिलता है। दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है दोस्तों वह ब्रिटेन से ही ली गई है हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में। इसके बाद बात करेंगे एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमारे देश में किससे लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब यहाँ जो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, मतलब हम भारत के नागरिक हैं। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि हम बिहार के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम सब यह कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। मतलब हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है कि आप बिहार के भी अलग से नागरिक हैं और भारत के भी अलग से नागरिक हैं। हमारे देश में जो भी नागरिक होता है वह भारत का नागरिक होता है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। दोस्तों हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आपने देखा विधि निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों विधि निर्माण कैसे किया जाएगा हमारे देश में? विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण आप जानते हैं दोस्तों, पहले लोकसभा में कोई भी विधि को लाया जाता है, यहाँ से पास किया जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति का उसमें सिग्नेचर होता है, मुहर होता है। राष्ट्रपति के द्वारा पास होने के बाद ही हमारे देश में कोई कानून लागू होता है। इसके बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, तब जाकर हमारे देश में कहीं कानून बन पाता है। तो यह विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण, यह कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है यह भी ब्रिटेन से ही ली गई है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे विधि का शासन। दोस्तों हमारे देश में विधि का शासन है मतलब कानून का राज है। हमारे देश में कानून का ही राज चलता है। हमारे देश में संचालन के लिए, संगठन के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं और हमारे देश के जितने भी पदाधिकारी लोग होते हैं वे अपना आचरण उन्हीं कानून के हिसाब से करते हैं और उन्हीं कानून को हमारे देश में लागू कराने का प्रयास किया जाता है और सफलतापूर्वक लागू भी कराया जाता है। दोस्तों हमारे देश में विधि का शासन है, जो भी यहाँ पे शासन होता है, रूल रेगुलेशन बनता है, वो सभी कानून के हिसाब से ही बनता है। फिर बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार की। तो संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और फिर मंत्रिमंडल की बात कर ले तो मंत्रिमंडल प्रणाली। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जो बहुमत में है, मतलब बहुमत वाले सांसदों के द्वारा एक नेता चुना जाता है
जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। और इस प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो यह मंत्रिमंडल का गठन जो किया जाता है, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सहायता से हमारे देश में शासन करते हैं, नियम कानून बनाते हैं और भी बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो सारे जितने भी काम किए जाते हैं सभी मंत्रिमंडल की सहायता से ही की जाती है और मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मंत्रिमंडल प्रणाली की। तो मंत्रिमंडल कैबिनेट सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली मतलब कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर बात करेंगे परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। दोस्तों परमाधिकार लेख का मतलब होता है रिट ऑफ मैंडमस, मतलब न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह रिट जारी कर सके, मतलब रिट जारी कर सके, कोई लेख जारी कर सके। इसका अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। और यह प्रावधान जो लिया गया है यह ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनवाद की बात कर लें तो द्विसदनवाद का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, एक को उच्च सदन कहा जाता है और दूसरे को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। दोस्तों राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। दोस्तों यह द्विसदनवाद वाली व्यवस्था जो है यह हमारे देश में ब्रिटेन से ही ली गई है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए तो आपको याद होते जाएगा। आपने क्या क्या देखा ब्रिटेन से हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन का प्रावधान लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद का प्रावधान हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे आयरलैंड की। दोस्तों आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से जो प्रावधान लिया गया है वह है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है हमारे देश के संविधान में दिए गए वैसे सिद्धांत जो कि राज्य को नीति बनाने से पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब राज्य कोई भी नीति बनाती है हमारे देश के लिए, राज्य कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की सरकार के द्वारा कानून बनाया जाए या फिर नीति बनाया जाए या फिर हमारे देश के किसी राज्य के द्वारा कोई नीति वगैरह बनाया जाए, तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और यही प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से। यह सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि बताइए कि नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर होना चाहिए आयरलैंड। फिर बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान भी लिया गया है आयरलैंड से। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा वैसे लोगों का मनोनयन किया जाएगा जो कि साहित्य में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान या फिर समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना एक विशेष योगदान देते हैं हमारे समाज में। और वैसे सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा राज्यसभा में और ऐसे सदस्यों की संख्या होगी 12। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है हमारे राज्यसभा में। और वे सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं? साहित्य से होते हैं, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया जाता है, उनका मनोनयन किया जाता है। दोस्तों ऐसा अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और इस बात का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड से आपने क्या देखा? नीति निर्देशक तत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ साथ आपने क्या देखा? यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी यह भी आयरलैंड से ही ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है और यह प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की।
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे देश के संविधान में बहुत सारी बातें ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। दोस्तों हमारे देश के संविधान में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाए, कोई एक ऐसा विषय आ जाए जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई कानून किसी राज्य के द्वारा बनाया जाता है और उसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई कानून केंद्र सरकार बनाती है, तो यहाँ पे राज्य के द्वारा बनाया गया कानून अमान्य हो जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही पूरे देश में मान्य होगा। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर बात करेंगे अगले पॉइंट, तो अगला पॉइंट है केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध और इसके साथ साथ जो वहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, इसका भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और संसद की संयुक्त बैठक का मतलब ये है दोस्तों, जब हमारे देश के संसद में कोई भी कानून बनाने में जब ज़्यादा वाद विवाद होने लगता है या फिर कोई भी ऐसा कानून जिसको पास कराना बहुत ही ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक कर सके और उसकी अध्यक्षता भी कर सके। लोकसभा के अध्यक्ष वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास ही होता है। तो संयुक्त बैठक करने का प्रावधान किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम का मतलब होता है दोस्तों कहीं पे एकत्र होना, कहीं पे एकत्र होने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य करने की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। फिर बात करेंगे जर्मनी की। दोस्तों जर्मनी का नाम सुनकर आपके मन में हिटलर आना चाहिए, जर्मनी का नाम सुनकर आपके मन में हिटलर जरूर आ गया होगा। तो जर्मनी से जो हमारे देश में लिया गया है वह आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों जब हमारे देश में कभी आपातकाल लग जाए, जैसा कि 1975 में आपातकाल लगा था जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और आपातकाल जो लगा था दोस्तों वह हमारे इतिहास का काला दिन था। तो आपातकाल जब लगता है तो हमारे देश के नागरिकों के पास जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। वे सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, वे सारे मौलिक अधिकार मान्य नहीं रहते हैं। तो इन बातों का प्रावधान किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। पूरा का पूरा आपातकाल का सिस्टम नहीं लिया गया है जर्मनी से, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को क्लियर कर दूं। पूरा का पूरा आपातकाल का इमरजेंसी का सिस्टम जर्मनी से नहीं लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार होता है जिसको निरस्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। फिर बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा से दोस्तों, कनाडा से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि संघात्मक शासन, संघात्मक विशेषता। हमारे देश में संघात्मक विशेषता दोस्तों, हमारा देश क्या है, राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा जाता है इंडिया डेट इज भारत, मतलब क्या, इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। हमारा देश राज्यों का संघ है और हमारे देश में है संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। हमारे देश में जितनी भी शक्तियां हैं सभी का विभाजन अगर कर दिया जाए तो कुछ शक्तियां केंद्र के पास आती है और कुछ शक्तियां राज्य के पास आती है। लेकिन इन दोनों के पास शक्तियों का बंटवारा होने के बाद भी अगर कुछ शक्तियां बच जाती है जो कि अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है, तो वे सारी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र के पास होगी। इस बात का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति करने की प्रक्रिया का प्रावधान भी कनाडा से ही लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय का प्रावधान भी लिया गया है कनाडा से। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। दोस्तों हमारे देश में राज्यों के पास अलग शक्तियां हैं, केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं। संघ का मतलब क्या हो गया, केंद्र हो गया,
और राज्य का मतलब तो राज्य आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं। तो राज्य और संघ के बीच जो शक्तियों का विभाजन होगा, इस बात का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। मतलब राज्यों के पास कौन सी शक्ति रहेगी और संघ के पास कौन सी शक्ति रहेगी, इस बात का प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। एक और बात जो कि महत्वपूर्ण बात है और यह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, वह है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय। मतलब ये कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके। दोस्तों, न्यायपालिका के पास यह पावर होता है, यह अधिकार होता है, यह शक्तियां होती है कि वह क्या कर सके, वह किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले एक बार उसकी समीक्षा कर सके, मतलब उसकी समीक्षा कर सके। तो ऐसे अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कनाडा हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने देख लिया कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश से ही, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ही हमारे देश के संविधान में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। मतलब संविधान संशोधन का जो सिद्धांत है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 368 के अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार हमारे देश की संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके। दोस्तों, इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे रूस की। तो रूस से हमारे देश के संविधान में जो लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे देश के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1976 में 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और यह 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसी वर्ष जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसी वर्ष मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया था हमारे देश के संविधान में और यह लिया गया है रूस से। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए रूस। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की। दोस्तों, जापान से हमारे देश के संविधान में जो लिया गया है वह लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हो गया कि हमारे देश में जो कानून निर्माण किया जा रहा है, विधि निर्माण किया जा रहा है, उसमें ठीक प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, इस बात का प्रावधान किससे लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। फिर बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस जो कि हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। दोस्तों, आपको याद होगा 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बहुत ही प्रचलित हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श लिया गया है हमारे देश के संविधान में वह फ्रांस से ही लिया गया है। समानता दोस्तों आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता की बात होती है और बंधुत्व तो आप सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता, समता यानी कि समानता और बंधुत्व का आदर्श हमारे देश के संविधान में फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श हमारे देश में फ्रांस से लिया गया है। इसके साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों वह हमारे देश में किससे ली गई है? फ्रांस से ली गई है। दोस्तों, इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो विदेशी सोर्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। हमारे देश के संविधान निर्माण में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे देशों का संविधान अध्ययन किया गया, उनमें से जो प्रमुख देश थे उनका नाम मैंने आपको बता दिया है और उन देशों से जो जो संविधान के अंश लिए गए हैं हमारे देश के संविधान में उनको भी मैंने विस्तार पूर्वक बताने की हर संभव कोशिश की है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे देश
देश में दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही पहले से शुरू हो गई थी, अंग्रेजों के ज़माने से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसको मान्यता मिलती है जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसके बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे देश के संविधान में 250, संख्या याद रखिएगा दोस्तों, 250 अनुच्छेद जो है हमारे देश के संविधान में। अभी हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितना है? 395, 395 अनुच्छेद आर्टिकल हमारे देश के संविधान में है। 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से 250 अनुच्छेद हूबहू उतार लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे देश के संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद या तो हूबहू उतार लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत यानी कि आंशिक रूप से परिवर्तन करके हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। अब मैं एक बात और बता दूं कि भारत शासन अधिनियम से जो मुख्य बातें ली गई है हमारे देश के संविधान में, वह है न्यायपालिका के जो भी अधिकार वगैरह होते हैं यह लिया गया है। इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का जो प्रावधान है यह भी भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। इसके बाद लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग जिसके द्वारा हमारे देश में आईएएस, आईपीएस इत्यादि के पदों को भरा जाता है, इत्यादि जैसे अधिकारी यहाँ से निकलकर सामने आते हैं इस आयोग के द्वारा, इसका भी प्रावधान भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है इसको भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों इस प्रकार से मैंने भारतीय संविधान के स्रोत को बता दिए हैं। भारतीय संविधान के बहुत सारे देशी और विदेशी स्रोत थे, उनमें से जो प्रमुख विदेशी स्रोत थे मैंने उनको बताया है और उन विदेशी स्रोतों में कौन कौन से वो अंश थे जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, कौन कौन वो विषय थे जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, उनको भी मैंने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। दोस्तों आपको कहीं भी समझने में कठिनाई हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा हमारी ओर से। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।